उसने 12 से 13 दफ़ा फ़ोन पे रब्ता भी रखा इस 21 घंटे के दौरान। 12,000 किलोमीटर का करके उसने जेडी वैंस को भेजा ताकि एक संजीदगी का एलिमेंट रहे मुज़ाकरात में कि भाई जेडी वैंस लेवल का मैं बंदा भेज रहा हूँ। लेकिन बार बार उसे फ़ोन करके कहा, जब भी डील जो है इंक होने जाती थी उसे कहता था नहीं, वो मुतालबा करते थे जो इरानियन ने नहीं मानना। अगले 48 से 72 घंटे के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट होगी है और वो उसी सूरत के अंदर होगी कि अगर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे आए, और वो इस बात का अंदिया दे चुके हैं। सर, अमेरिका के अंदर कांग्रेस में बिल आया 3 हफ्ते पहले जिसमें उन्होंने कहा वॉर असैसिनेशन, ठीक है, इसके ऊपर बैन कर कम से कम लगाया जाए कि ये, बल्कि उस बंदे पे जुआ लग गया कि वो जो पायलट गिरा था ना, कि पायलट किसके हाथ लगेगा, ईरानियों के कि अमेरिकन पे, उस पे पैसा सीज फायर पे 28 करोड़ डॉलर का जुआ लगा। सीज फायर होल्ड करेगा कि नहीं, 28 करोड़ डॉलर का। और अब हैरान हो कि 2 बड़ी मार्केट है अमेरिका की, एक है सबसे बड़ी वो पोली मार्केट है और उसके बाद दूसरी है कालशी मार्केट। दोनों के सीनियर एडवाइजर डोनाल्ड ट्रंप के दोनों बैठे हैं। पाकिस्तान अपने डिफाइनिंग डिप्लोमेटिक मूवमेंट के ऊपर खड़ा है और जिस तरीके से 2000 आप कह लें 25 में 10 मई को हमने कैरी किया, मुझे लगता है कि तब से अब तक का मूवमेंट और मोमेंटम अपनी जगह के ऊपर इंटैक्ट है। वाशिंगटन और तेहरान के एंड के ऊपर भी ये सेंस ऑफ रियलाइजेशन थी कि अमेरिका को समझ आ गई हुई थी कि जंग के अंदर वो जो स्ट्रैटेजिक अहदाफ थे वो हासिल नहीं हो सके, और अगर अस्करी तौर पर हमने अहदाफ अचीव भी कर लिए वो ट्रांसलेट नहीं हो सके सियासी अहदाफ के अंदर है, क्योंकि उस तरीके से तो वो पुश नहीं कर सके उन्हें। तो मुझे लगता है उन्हें भी ये लगा कि फेस सेविंग के लिए एक मूवमेंट है जिसे पाकिस्तान ने प्रोवाइड किया, तो हम इसे कैपिटलाइज करें। क्योंकि देखें, जिनीवा मुज़ाकरात में पूरी दुनिया में परसेप्शन थी कि ईरानियन दीवार के साथ लगे हुए हैं, लेकिन अब जो है 28 फरवरी के बाद की जो सूरत हाल है वो मुख्तलिफ है। मैं और अब जब बात कर रहे हैं, ना वो ईरान है जो जिनीवा में था, और ना ये अमेरिका वो अमेरिका है जो कि जिनीवा में इनसे मुज़ाकरात कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डायलेक्टिक्स की नई और अहम एपिसोड के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो ईरान यूएस कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, जिस तेज़ी से वो एस्केलेट हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह उसी तेज़ी से अब ये डी एस्केलेशन की तरफ जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि हर बदलते हुए लम्हे के साथ जो है नई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और इसमें पाकिस्तान का रोल भी आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पे गुफ्तगू करने के लिए हमने जिस मेहमान को दावत दी है वो बिलाशुबा इस वक्त सबसे अच्छा और इंटेलेक्चुअली इन्फॉर्म्ड जो है वो डिस्कशन और तज्ज़िया इस पे दे रहे हैं मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर। और हमने आज उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो हमें भी टाइम दें। हम वेलकम करते हैं उस्मान वड़ाई साहब को। बहुत नवाजी सर टाइम देने के लिए, थैंक्स फॉर हैविंग मी। सर, जैसे हम देख रहे हैं कि जिस तरह से तेज़ी से ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं, डी एस्केलेशन की तरफ जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान का रोल भी सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, बल्कि सारे मीडिया में ट्रंप ने खुद कहा है, पहले पाकिस्तान ने यहाँ उनको बुलाया, फिर हमने खुद वहाँ से शटल डिप्लोमेसी की। फील्ड मार्शल साहब और जो है प्राइम मिनिस्टर साहब वो भी जा रहे हैं, मुख्तलिफ मुल्कों का दौरा कर रहे हैं। तो जैसे एक बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने जो इसको डी एस्केलेशन की तरफ लेके गया, उसमें 2 इंपॉर्टेंट बातें पाकिस्तान ने की हैं। ईरान को पाकिस्तान ने ये रियलाइज़ करवाया है कि ये जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिली है ये बड़े स्मॉल टाइम की है, इसको हमें अवेल करना चाहिए। और दूसरी तरफ उसने यूएसए को ये श्योर करवाया है कि वो इसराइल को जो है एज ए स्पॉइलर जो है वो उससे मना करे और उससे रोके। ये 2 डेवलपमेंट है, ईरान को हमें पॉजिटिव तरफ लेके आना और इसराइल को नेगेटिविटी को रोकना। इसको और आप पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं? जी, मेरे ख्याल में इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान अपने डिफाइनिंग डिप्लोमेटिक मूवमेंट के ऊपर खड़ा है और जिस तरीके से 2000 आप कह लें 25 में 10 मई को हमने कैरी किया, मुझे लगता है कि तब से अब तक का मूवमेंट और मोमेंटम अपनी जगह के ऊपर इंटैक्ट है। इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक जो एफ़र्ट्स हैं वो अपनी जगह के ऊपर, हमने मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी अपनाई जिसके अंदर हमने अपने गुड ऑफिसेज इस्तेमाल किए, मिलिट्री डिप्लोमेसी भी हमने की। उसके अलावा जिस तरह हमारी जो सियासी हुकाम है, पर्टिकुलरली हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने अरब को भी इत्मीनान में लिया, अरब ममालिक को भी। अभी वो टूर के ऊपर आपको पता है वो सऊदी अरेबिया, कतर और उसके बाद इस्तांबुल के अंदर हैं इस वक्त। और इसी तरीके से हमने ईरान को भी कायल करने की कोशिश की। मेरे ख्याल में वाशिंगटन और तेहरान के एंड के ऊपर भी ये सेंस ऑफ रियलाइजेशन थी कि अमेरिका को समझ आ गई हुई थी कि जंग के अंदर वो जो स्ट्रैटेजिक अहदाफ थे वो हासिल नहीं हो सके, और अगर कुछ फौज जो अस्करी तौर पे हमने अहदाफ अचीव भी कर लिए वो ट्रांसलेट नहीं हो सके सियासी अहदाफ के अंदर है, क्योंकि उस तरीके से तो वो पुश नहीं कर सके उन्हें। तो मुझे लगता है उन्हें भी ये लगा कि फेस सेविंग के लिए एक मूवमेंट है जिसे पाकिस्तान ने प्रोवाइड किया, तो हम इसे कैपिटलाइज़ करें। और तेहरान के एंड के ऊपर भी यही चीज़ मुझे लगता है, वहाँ पे भी एक कंटेम्पलेशन यही हो रही थी कि जंग जो है उससे मुतलिक हमने एक दुनिया में परसेप्शन डेवलप कर दी है कि हम जंग हारे नहीं हैं। तो अब बेहतर है कि जो मैदान जंग में हमने डिविडेंड्स लिए हैं उसको मटेरियलाइज़ करें, हम मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर है।
और इसीलिए आप देख लें उनकी जो टोन है डिफाइंस की वो ख़त्म होते किसी सूरत में पीछे हटते हुए वो जो है नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह वो ये इम्प्रेशन नहीं देना चाहते कि वो टेबल से कुछ लेके उठे नहीं है, क्योंकि देखें जिनीवा मुज़ाकरात में पूरी दुनिया में परसेप्शन थी कि ईरानियन दीवार के साथ लगे हुए हैं, लेकिन अब जो है 28 फरवरी के बाद की जो सूरत हाल है वो मुख्तलिफ है। मैं और अब जब बात कर रहे हैं ना वो ईरान है जो जिनीवा में था, और ना ये अमेरिका वो अमेरिका है जो कि जिनीवा में इनसे मुज़ाकरात कर रहा था। पूरी दुनिया के अंदर जो है अगर हम होलिस्टिक पिक्चर देखें तो परसेप्शन और इम्प्रेशन बदल चुका हुआ है। ये दुनिया तो अब रही नहीं। इस 40 दिन ने दुनिया के अंदर, मैं बल्कि कई दफ़ा कोट करता हूँ, आज भी मैं चलें आपको भी बताता हूँ, व्लादिमीर लेनिन कहता है देयर आर डेकेड्स वेयर नथिंग हैपन्स बट देयर आर वीक्स वेयर डेकेड्स हैपन। तो ये वो वीक हैं जो 7 वीक्स गुजरे हैं। तो 40 साल तक इंतज़ार किया है इस दिन का नेतन्याहू ने, 40 दिन में ईरानियन ने जंग को कंक्लूड कर दिया। आज वही इज़राइल है जो कि लेबनान से मुतल्लिक मुज़ाकरात पे आमादा नहीं है, और मैं कुछ ज़्यादा होपफुल भी नहीं हूँ उस सीज़ फायर को जो लेबनान के साइड के ऊपर हो रहा है, क्योंकि वो 6 माइल अंदर चले गए हुए हैं और इंटरनेशनल बॉर्डर पे वापस आने को तैयार नहीं है। उन्होंने वो जो एरिया है सदर्न लेबनान का जहाँ पे वो बफर जोन बनाना चाहते हैं, वहाँ पे कल परसों जो है कासमिया पुल को उड़ा दिया है, ताकि जो बाकी कंट्री है उसके साथ उसका राब्ता ना रहे, नकलो हरकत वहाँ पे ना हो, सप्लाई लाइन जो है काट दी है। और ये उसी सुप्रेमासिस्ट एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी का हिस्सा है, वही प्ले बुक है जो आपने गज़ा के अंदर देखी है। तो ये ग्रेटर इसराइल का तो यही है कि लेबनान भी ग्रेटर इसराइल के मैप के ऊपर आता है, तो इसलिए वो उसे पुश करके उस तरफ लेके जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन इस चीज़ के ऊपर जो ह्यू एंड क्राई है, जो पब्लिक मेल्टडाउन है इस वक्त इसराइल के अंदर, आप देखें, क्योंकि नेतन्याहू इसे स्पिन नहीं कर पा रहा कि ये किस तरह से कामयाबी है, क्योंकि अमेरिका ने उसे पुश किया कि हम इधर से निकलना चाहते हैं, इसलिए आपने सबोटाज नहीं किया करना इस अमन प्रोसेस को। और मैं इसे ईरान की जीत तस्वर करता हूँ। देखें, ईरान ने सीज़ फायर को क्या कहा, उसने कहा कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं करनी वॉर की है। वॉर का सीज़ फायर जो है इसे आपने हॉरिजेंटली फैला देना कि इसके ऊपर गज़ा और लेबनान तक। ये उनका 9th पॉइंट था, जो 10 उनके नुकात थे। अदरवाइज़ उन्होंने कहा कि हम ये नहीं करेंगे। तो ये उसी के कॉन्टेक्स्ट में आपको देखना चाहिए। तो जिस एक वक्त वो था कि 40 दिन पहले अमेरिका को इसराइल ने पुश किया था वॉर के अंदर, आज ईरान अमेरिका को पुश कर रहा है। वॉर ख़त्म करने की भी एक प्राइस है, और वो उनको देनी पड़ेगी है उससे पीछे करके, या एटलीस्ट 10 दिन का वो सीज़ फायर जो होल्ड करे। मुझे को पूछता है ना कि हम किस तरह से गेज करें सिचुएशन को, तो मैं कहता हूँ अमेरिका का सीज़ फायर को होल्ड करना। देखें, उनके पास तो कई मौके थे कि मौके थे वो उसे सैबोटाज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। नाकाबंदी पे नाकाबंदी नहीं लग सकती उस्मान साहब। बिल्कुल नाकाबंदी तो ईरान पहले करके बैठा हुआ है, बिल्कुल तो आपने क्या नाकाबंदी की। और मैं आपको बताऊं कि वो जो डॉक्यूमेंट है, अभी अल जज़ीरा ने परसों जो है एक एनालिसिस किया, उसने कहा तकरीबन जो है 28 के करीब तो जहाज़ गुजर के चले गए, जिसमें कार्गो शिप्स भी थे, कंटेनर भी जिसके अंदर थे, ऑयल एंड गैस के भी थे। तो अमेरिका कहाँ नाकाबंदी करके बैठा हुआ है। इवन चाइना ने कहा उनका कोई जहाज़ नहीं रोका गया। देखें, ये इंटरनेशनल लॉ की ग्रॉस वायलेशन होगी। आप ईरान पे नाका नहीं लगा रहे, गुजरने वाले तमाम जहाज़ों पे नाका लगाने का मतलब है उन मुल्कों के साथ जो है बराह रास्त तसादुम की पोजीशन जो है इख्तियार करना। और अमेरिका कन्फ्रंट्रेशन नहीं करना चाहता। कोई बहरी बेड़ा उनका इस वक्त रीजन में नहीं है। ना गैरेट फोल्ड है जिसे निकाल लिया गया, हिट हुआ जब वो है, उसके अलावा दूसरा जो इब्राहिम लंकन है वो भी गल्फ ऑफ ओमान छोड़ गया, और तीसरा तो अभी तक पहुंचा नहीं जो वर्जीनिया से डिस्पैच किया था। तो ठीक है, आपके पास डिस्ट्रॉयर हैं, सब कुछ हैं, लेकिन बात होती है सिग्नलिंग की और पोस्चरिंग की। तो ट्वीट पे नहीं जाना चाहिए हमें। ट्वीट पे मौज़म साहब हमें इसलिए नहीं जाना चाहिए, ये वो ट्वीट मेरे और आपके लिए नहीं है। ये किन के लिए है? डोमेस्टिक लोकल कंजम्पशन के लिए। वो उनसे मुखातिब है, हमने ये कर लिया वो कर लिया। वो जो ट्रंप का एक ख़ास वतीरा ये है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी सजेस्ट अदरवाइज़। वहाँ पे सूरत हाल इंटायरली डिफरेंट है। और तो आपने एक तरह से इस चीज़ को इस तरह से हम जो है डिकोड कर सकते हैं कि पाकिस्तान ने एक तरीके से झंझोड़ा अमेरिका को कि इस जंग में से कुछ अब मज़ीद निकलना नहीं है। तो बेहतर यही है कि हम आपको फेस सेविंग दे रहे हैं, आपको एक विंडो दे रहे हैं, उसी तरह से जैसी हमने आपको अफ़गानिस्तान में लेके दी। इसी डोनाल्ड ट्रंप को तालिबान के साथ बिठा के इन्हें कहा कि आप जो है यहाँ से निकल जाएँ। आपको याद होगा 2020 में दोहा टॉक्स का मुआहदा हुआ था। तो मुझे लगता है पाकिस्तान ने दुनिया को 3rd वर्ल्ड वॉर से बचाया, बल्कि हम 3rd वर्ल्ड वॉर के खिलाफ ढाल बन के खड़े रहे। देखें, सेक्टेरियन लाइन्स के ऊपर इजराइल इस जंग को आगे लेके जाना चाहता था, लेकिन हमने सऊदी अरब के जो लीडरशिप है उसे यकीन दिलाया कि आपका थोड़ी देर के लिए जो है रिस्ट्रेंट वो जंग के अंदर आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, अदरवाइज़ ऑल आउट वॉर छिड़ जाएगी। बल्कि आप तो IR के स्टूडेंट, आपको अच्छी तरह पता है 1st 2nd वर्ल्ड वॉर जो है वो इसी तरह स्टार्ट हुई। हु वुड हैव थॉट कि वो आज ट्यूब कत्ल होगा और उसके बाद जंग जो है 5 साल तक जारी रहेगी है। तो मुझे लगता है हिस्ट्री से भी कौमें सीखती हैं जो समझदार होती हैं। अमेरिकन उन्होंने नहीं समझा, 21 में निकले, फिर 26 के अंदर
दोबारा से पड़ोसी मुल्क के अंदर ज़िल्लत समेटने के लिए आ गए। लेकिन याद रखें, अफ़गानिस्तान की वॉर ने वो इंप्रेशन जनरेट नहीं किया, वो क्रिएट नहीं किया जो ईरान वॉर ने किया। बिल्कुल। ग्लोबल सुपर पावर का इस जगह पे 40 दिन के अंदर ओरा अपना ख़त्म करके प्रेस्टीज को इतना हर्ट कराना और इतनी ह्यूमिलिएशन, और उसके अंदर अगर आप थोड़ा सा इसे पैन आउट करें तो आपको इनके साथ दूर दूर तक कोई कंट्री खड़ा नज़र नहीं आता। अफ़गानिस्तान में तो 40 मुल्क थे, इसाफ की पूरी फ़ौज थी, पूरा नेटो था। यहाँ पे ना नेटो तुम्हारे करीब आया, गल्फ़ स्टेट्स तुमसे नाला हैं, तुमने सारा थॉट सिस्टम हटा लिया जनूबी कोरिया से, एम्फीबियस शिप्स की फ्लोटेला तुमने हटा दी है जापान से। मतलब रीजन के अंदर तुम्हारे जितने अपना एलाइज थे वो तुम्हारे खिलाफ हो गए हुए हैं। ग्लोबली चेक कर लें आप, दुनिया के अंदर है, यूनाइटेड नेशन का फ्रेमवर्क तुम्हारे साथ नहीं, उसको छोड़ें, ये तो बड़ी आगे की बात है। मैं थोड़ा सा अगर आपको आगे लेके चलूँ कि सूरत हाल अब क्या हुई हुई है, कि अवामी राय में कितनी तारीखी तब्दीली आई है अमेरिका में। इससे हम गेज कर सकते हैं कि अमेरिकन इसराइल को लेके अब वो अप्रोच नहीं रखते जो 28 फरवरी से पहले की उनकी अप्रोच थी। ठीक है, वो मैं आपको जिस तरह फॉर इंस्टेंस बताता हूँ कि अभी न्यू जर्सी में ज़िमनी इंतखाब हुआ है और वहाँ के ऊपर वो खातून एना जो हैं वो जीती हैं, जो कि बर्नी सैंडर की नेशनल पॉलिटिकल एडवाइज़र थी, और वो वाहिद खातून है जिन्होंने इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी प्राइमरी जब उनकी हो रही थी उसमें लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इसराइल जो है वो जेनोसाइडल है, वो जेनोसाइडल इंटेंट के साथ यहाँ पे कत्लेआम कर रहा है। उसके बावजूद वो लैंडस्लाइड विक्ट्री लेके जीती है खातून। इसका मतलब है कि जो वोटर की परसेप्शन है, प्रेफरेंस है, वो तो एंटायरली बदल रही है। वो एक था ना कि APEC जो है अमेरिकन इसराइल जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, वो पैसा लगाती है, वो ये होता है, यहाँ पे तो काम नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि वहाँ के ऊपर नौजवान नस्ल का मौक़िफ़ तब्दील हो रहा है। अभी प्यू रिसर्च सेंटर जो है उसने कल किया है, अब कह लें कि जो सर्वे किया, उसके अंदर उन्होंने बताया कि इस तरह का सर्वे रिसेंट पास्ट के अंदर जो है वो पॉसिबल ही नहीं था, जिसमें इंडिकेटर ये आए हैं 60% लोगों ने इजराइल और नेतन्याहू से मुतालिक मनफी राय दी है। और उसमें वो कहते हैं 50 साल से कम उम्र के अमरीकी उनकी अक्सरियत, और वो ये भी कहते हैं कि चाहे वो दोनों पार्टियों से हों, रिपब्लिकन कैंप से हों या डेमोक्रेट से हों, उन सब ने कहा है कि हम इजराइल और नेतन को नापसंद करते हैं, और उनकी तादाद 60% से ज़्यादा है। और उन्होंने कहा कि ये एक साइड पे है, उसके अलावा सेनेट में रिकॉर्ड मुखालफत हुई है। अमेरिका में आज तक 3 डेकेड्स में ऐसा नहीं हुआ। 2 करारदादें आई हैं, परसों है, सेनेट के अंदर है, और एक थी कि इन्हें बम प्रोवाइड ना किए जाएं, मजीद असला की सप्लाई, और दूसरा इन्हें वो बुलडोज़र भी ना दिए जाएं जो लेबनान में और गज़ा में घर गिराने के लिए होते हैं। उसके अंदर वो दोनों जो है मुस्तरद हो गई हैं। लेकिन अपोजिशन में कितने आए हैं? 40 के करीब डेमोक्रेट्स जो हैं वो एक साइड पे खड़े थे। एक वक्त था जब इसराइल के अंदर वेपन सप्लाई के हवाले से बाई पार्टीजन सपोर्ट थी, कि ये वो पॉइंट था जिसमें दोनों जमातें अपना देवर प्रीटी मच ओके कि नहीं, असला हमने सप्लाई करना है। लेकिन अगर 100 के ऐवान में 40 लोग एक साइड पे खड़े हैं, इट स्पीक्स वॉल्यूम। और उसके अलावा आगे मैं आपको बताऊं जो सूरत हाल वहाँ की ऊपर हुई हुई है कि 2028 में, अभी प्यू रिसर्च सेंटर कह रहा है, वो कह रहा है इससे इंप्रेशन जनरेट होता है 2028 में जो भी सदारती उम्मीदवार होगा, चाहे डेमोक्रेट की तरफ से या उसकी तरफ से हो, वो इज़राइल की गैर मशरूत हमायत नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनका जो सामने बेस है वो तो स्प्लिट हो चुकी है। इवन मेगा बेस मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में निकल आया जो कैंट, जो नेशनल सिक्योरिटी का काउंटर टेररिज्म का आपको पता होगा चीफ है, उसने इस्तीफ़ा दे दिया। उसके अलावा भाई टकर कार्सन, ही हैज़ बिन वेरी वोकल फॉर दैट मैटर। तो मुझे लगता है एक जो वहाँ के ऊपर जो राइट विंगर्स हैं उसमें भी ये डिबेट पाई जा रही है। बल्कि इंटरेस्टिंगली वहाँ के ऊपर अमेरिका में एक लॉबी ग्रुप है जो APEC के साथ मुंसलिक है, उसका नाम है जे स्ट्रीट है। उन्होंने भी कह दिया कि आयरन डोम से मुतल्लिक जो मिसाइल हम प्रोवाइड करते हैं वो अब इन्हें फ्री नहीं मिलने चाहिए, ये पैसा ख़रीदें। और उन्होंने कहा है कि ये अमीर इत्तेहादी जैसे इससे सलूक करना चाहिए हमें, कि भाई इनके पास पैसा तो खर्चे, हम फ्री में क्यों उस वॉर के अंदर जाएं। क्योंकि उनका कहना है कि टैक्स जो लोग देने वाले टैक्स पेयर हैं वो बड़े गुस्से में हैं। वो कहते हैं हमारा टैक्स पेयर का पैसा वहाँ डंप हो रहा है, और उसके नतीजे में जो दुनिया में एक जियो पोलिटिकल शिफ्ट आ रही है उसमें हमारे स्टेक्स हर्ट हो रहे हैं। ये ऐसा ही है, मैं 10 रुपये भी दे रहा हूँ, उसके बावजूद मुझे 100 का नुकसान भी हो रहा है। गैस जो है उसकी शॉर्टेज हो गई है, ऑयल की, और फिर जो है मेरी लिक्विडिटी कम हो गई है, मेरे जॉब के प्रॉस्पेक्ट्स ख़त्म होते चले जा रहे हैं। मतलब डिप्लीशन है एक तरह से, वॉल स्ट्रीट कोलैप्स कर रही है, उनके जो इंडिकेटर्स हैं वो जो है स्टीप डिक्लाइन के अंदर हैं। तो उन्होंने कहा उनकी जेब पे जो बोझ पड़ रहा है वो उसकी बेस के ऊपर जो नया नैरेटिव सामने लेके आ रहे हैं उसमें इजराइल के लिए ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। और मैं आपको थोड़ा सा लेके जाना चाहता हूँ अक्रॉस द अटलांटिक है, यूरोप के अंदर क्या सूरत हाल है। यूरोप के अंदर सर सूरत हाल यहाँ इतनी ज़्यादा आप कह लें कंप्रोमाइजिंग हो चुकी हुई है कि यूरोप की अंदर तकरीबन तमाम बड़े कंट्री, जर्मनी, इटली,
स्पेन स्पेन तो पहुंचे हुए थे वहाँ के ऊपर अपना सफारत खाना खोलने लगे हैं। और स्पेन की जो लीडरशिप है वो तो चाइना में मौजूद है, वहाँ के ऊपर है। और वो क्या 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 कह रहे हैं, उन्होंने कह दिया और एक और बात, अभी जंग के अंदर उन्होंने एयर स्पेस बंद कर दी थी। अमेरिका की तमाम मिलिट्री सप्लाईज जो यहाँ से जानी थी उन्होंने कहा नहीं जा सकती, बंदरगाहें तुम पे बंद है, कंटोनमेंट्स तुम पे बंद है, हमारा तमाम दिफाई निज़ाम तुम पे बंद है। किस पे? इजराइल पे। देखें ये इजराइल अब वो अनोखा लाडला नहीं है, वो कहते हैं कोई एक्सेप्शनलिज्म की पॉलिसी नहीं आपसे मुतल्लिक अपनाई जाएगी। मेरे ख्याल में ये चीज़ तो अनप्रेसिडेंटेड है। गज़ा वॉर के अंदर इतनी तनकीद की गई इनकी लीडरशिप के ऊपर कि अब पुरज़ाजात जो हैं उस पर पाबंदी लगाएं। क्यों नहीं पाबंदी लगाते? बजालिल स्मोट्रिच पे, बैन गवीर पे, नेतन्याहू पे ICC की पाबंदी है, उसके बावजूद अमेरिका जाने के लिए फ़्रांस की एयर स्पेस उसने इस्तेमाल की और फ्रांस ने उससे इंटरसेप्ट नहीं किया। लेकिन देखें अभी के हालात जो हैं एंटायरली चेंज हो चुके हैं। अभी जॉर्जिया मिलानो, कौन नहीं जानता, इस्लामोफोबिक है, प्रो इजराइल है, डोनाल्ड ट्रंप की फ़ैन है, एंटी माइग्रेंट्स, एंटी रिफ्यूजी। उसके बावजूद पॉप पे तनकीद के अंदर उसने रिटेलिएट किया क्योंकि उसने भी तो इलेक्शन लड़ना है। और दूसरी तरफ उसने कैंसिल कर दिया दिफाई मुआहदा, डिफेंस एग्रीमेंट किन के साथ? इसराइल के साथ है। देखिए राइट विंगर भी वहाँ पे, और वहाँ पे विक्टर ऑर्बन ऑस्ट्रिया में हंगरी में हार गया। हु वुड हैव थॉट? इसका मतलब है वहाँ के ऊपर भी जो लिबरल तबका है वो एक तरह से आप कह लें बाउंस बैक कर रहा है, या वो थॉट सोच रही है कि इस स्पेस में हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और हमारा मौक़िफ़ सामने आना चाहिए। तो मुझे लगता है चीज़ें बड़ी तेज़ी से जो है वो एक शेप ले रही हैं। अगर मैं बात करूँ यूरोप की है, और यूरोप ईरान को भी मैसेज भेज रहा है वी आर नॉट इन द पिक्चर, हम आपके साथ मसले में नहीं है। आबनाए हुरमज़ में से हमारा गुजरता है, फर्टिलाइज़र भी गुजरता है, ऑयल एंड गैस भी गुजरता है। तो एक तरह से वो अपीज़ कर रहे हैं ईरान को, उस ईरान पे जिस पे इसी यूरोप ने पाबंदियां लगा के रखी हैं। तो मुझे लगता है पोस्ट वॉर सिनेरियो में यूरोप दोबारा से असर नौ जायज़ा लेगा अपने ताल्लुकात का ईरान से मुतल्लिक है। और फिर अमेरिका के साथ जिस तरह का उन्होंने मामला किया है वो पीछे हट गए हैं, ये भी अनप्रेसिडेंटेड है। ये वो अमेरिका जो कह रहा था, कितना ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप ने आके दे वर लिटरली स्कोल्डेड ऑफ कि किस तरीके से उनकी क्लास ली। हर वक्त उनकी बैशिंग करते थे ये म्यूनिख जो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के अंदर जाके कि तुम लोग अपने आप को ठीक करो, पैसा अपना 2% से ज़्यादा GDP का जो है वो इन्वेस्ट करो। इस सूरत हाल के अंदर भी उन्होंने जो डिसीजन लिया है वो प्रिंसिपल स्टैंड लिया कि ये वॉर पर आई है, हमारी है नहीं है। देख लें कायर स्टारमर ने यही कहा मुझ पर बड़ा प्रेशर है, उसके बावजूद मैं वॉर में नहीं जाऊंगा। तो मुझे लगता है इजराइल से मुतल्लिक जो उनकी पॉलिसी चेंज हो रही है ये ड्रास्टिक चेंज है और इसके रेपरकशंस पोस्ट वॉर सिनेरियो के अंदर रेजोनेट करेंगे। देखिए उनका एसोसिएशन एग्रीमेंट है जिसके तहत बिलियंस ऑफ डॉलर की वो तजारत करते हैं, तो उससे वो हट रहे हैं। तो ये वो इजराइल नहीं है जो दुनिया में पॉलिटिकल टाउटिंग करता था कि इस रीजन की वाहिद डेमोक्रेसी हम है। भाई तुम्हारे डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल तो यूरोप मानने को तैयार ही नहीं है। वो तो दोबारा से कर रहा है कि हमने रीइंस्टेट करना उन तमाम मामलात को ईरान के साथ है। तो ये जो एक तरह से रीइन्विगोरेट करता है मामलात नज़र आ रहे हैं ईरान और इनके एंड के ऊपर है। मुझे लगता है उसके अंदर बड़ी स्पेस बन रही है किसकी? ग्लोबल साउथ की है। अब यूरोप भी सोच रहा है कि हमें फैंसीज मेंड करनी चाहिए, चाइना के साथ है। जिस फ्रेमवर्क के अंदर अमेरिका ने चाइना को मॉन्स्टर दिखाया है वो तो चाइना के साथ खुद खड़ा हो गया। क्वाड्रिलेटरल ग्रुप उन्होंने ख़त्म कर दिया। क्वाड्रिलेटरल ग्रुप के अंदर क्या था? ये जापान था, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका थे, तो वो तो हटा दिया। अब वो मोर्चा तो उधर रहा नहीं है और 14 मई को वो जाने लगा वहाँ के ऊपर है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ये मूवमेंट को किस तरीके से वो जो है, असल में मैंने आपको कहा ना वो बंदा है अपनी मार्केटिंग करने का, उसको बहुत ज़्यादा शौक है। बट एनीवे, तो इस वक्त जो सिचुएशन बन रही है उसके अंदर हम टेक्टोनिक शिफ्ट देख रहे हैं। एक सी चेंज आ रहा है, जियो पोलिटिकल लैंडस्केप दुनिया का बदल रहा है। बिल्कुल। और उस बदलने के अंदर जो है वो बेनिफिशरी कौन है? वो ग्लोबल साउथ है। ग्लोबल साउथ है। जिस तरह आप बात कर रहे हैं ग्लोबल साउथ की, जिसमें अभी ये जो रिसेंटली लास्ट ईयर SU कॉन्फ्रेंस हुई थी, कहते हैं कि लार्जेस्ट समिट था। और इसके साथ साथ जो स्पेन कि चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो बढ़ रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि शिफ्ट एक आ रहा है। शिफ्ट आ रहा है और अटलांटिक रिफ्ट वहाँ के ऊपर हमें बाकायदा तौर के ऊपर मौज़म साहब नज़र आ रही है। बिल्कुल। कि वहाँ के ऊपर यूरोप जो है वो दोबारा से चीज़ों को देखने के काबिल है, एक नए लेंस के साथ है। और मुझे लगता है कि रशिया के साथ भी कोई ना कोई मुआहदे करने की तरफ जाना चाहेंगे। रशिया जंग को लपेट रहा था, अमेरिका ने ईरान में जंग छेड़ के उसको इंसेंटिवाइज कर दिया कि अब वो भी अपना तेल बेच के जंग को क्या कर रहा है? फाइनेंस कर रहा है। अभी 2 दिन पहले उसने लीथल अटैक किया, 15 लोग जो हैं एक हमले के अंदर मारे गए हैं, क्योंकि उसे पता है अमेरिका जो है वो तो इनके पीछे खड़ा नहीं होगा और ख़ुद ये इस काबिल नहीं है, इन्हें बड़ा टाइम चाहिए मेरा मुकाबला करने के लिए। तो मुझे लगता है वो भी लेवरेज गेन करने की कोशिश करेगा। तो मैंने आपको कहा ना एक नई दुनिया के अंदर रशिया बेनिफिशरी है इस वॉर का, चाइनीज़ वो बहुत बहुत बड़े बेनिफिशरी हैं इस वॉर के, और दूसरी तरफ जो है ईरान जो है एक नया सेंटर ऑफ पावर के तौर पे सामने आया है। देखें मैं और आप जिस दुनिया में बात कर रहे हैं रीजनल पावर
और छोटी रियासतें दुनिया की ग्लोबल पॉलिटिक्स को शेप कर रही हैं। बड़ी ताकत की हमेशा एक ही करेंसी होती है कि वो जंग या दुनिया के हालात के जो नताइज होते हैं उस पे कंट्रोल रखता है। लेकिन अमेरिका ने तो कंट्रोल खो दिया, उनका इकोनॉमिक फ्लो जो है उसको डेंट पड़ गया। देखें, इसी करेंसी की वजह से बड़ी ताकत पे छोटी ताकतें एतबार करके अलायंस बनाती हैं। लेकिन ये कौन सा अलायंस है जिसमें जीसीसी को फ़ायदा नहीं हुआ अलायंस का, उल्टा वो डैमेज हो गया? ये कौन सा अलायंस है कि यूरोप जो है वो रशिया के सामने गिरगिरा रहा है? ये कौन सा अलायंस है कि साउथ कोरिया कह रहा है भाई मुझे बचाओ, मेरे थाड उठा के ले गए हो? ये कौन सा अलायंस है जिसके अंदर जापान को ख़तरा पड़ गया हुआ है कि चाइनीज़ जो है हमारी साइड के ऊपर आ सकते हैं? तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ को समझ नहीं सके। उन्होंने सारे क्रीडेंशियल जो थे, वो जो ऑरा था, प्रेस्टीज था, वो सारा कंज्यूम कर लिया 1 साल के अंदर अंदर है। उन्हें शायद इस चीज़ का इदराक नहीं हो रहा होगा, लेकिन जो सीरियस पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, वो कह रहे हैं ये दुनिया वो दुनिया नहीं रह गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसे मल्टीपोलैरिटी के अंदर उस जगह पे अमेरिका को खड़ा कर दिया है कि हम मोर लाइक ए रीजनल पावर। हमारा तो इन्फ्लुएंस वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अलावा कहीं है ही नहीं, ना यूरोप पे है, ना गल्फ़ के अंदर है। वेस्ट एशिया की बात कर लें तो मुझे लगता है इस दुनिया के अंदर अमेरिका एटलीस्ट जो है उस जगह के ऊपर खड़ा है जिसने उन तमाम कौमों को, मैं थोड़ा सा फैक्ट्स के साथ बता दूं अपने व्यूअर्स को, 80 मुल्कों में अमेरिका की 701 से लेके 750 के करीब उनकी मिलिट्री पोस्ट हैं। मतलब उनकी मिलिट्री बेसिस कितनी है? 700 से ज़्यादा 80 मुल्कों में, 1,65,000 से 1,75,000 तक उनके ट्रूप्स डिप्लॉय हैं। मुझे बताएं वो क्यों डिप्लॉय थे? ऑफ कोर्स वो जो मैंने बात की है क्रेडिबिलिटी की वजह से, कि भाई ये कंट्री के जो अपना यहाँ के ऊपर ट्रूप्स डिप्लॉय हैं, जो मिलिट्री बेसिस है, वो हमारी प्रोटेक्शन करती हैं। अब पूरी दुनिया ने कतर में अटैक देखा कि 42 किलोमीटर दूर अटैक हो रहा है और सेंट कॉम का हेड क्वार्टर अल हदीद में है। उसका ना इंटरसेप्टर काम कर रहा है, ना उसका सेंसर काम कर रहा है। इसका मतलब है कि समथिंग इज़ फिशी। और मिडल ईस्ट जो है उसने इस चीज़ को आप कह लें फ़ील किया है कि मतलब ये अगर किसी की प्रोटेक्शन करेंगे इस रीजन के अंदर तो वो हम नहीं है, वो है इज़राइल है। और इज़राइल के अटैक से मुतल्लिक ये परसेप्शन जो है ज़ोर पकड़ गई। इसीलिए तो SMD किया उन्होंने। सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान के साथ है, जिसको अब मटेरियलाइज होता देख रहे हैं। 13,000 ट्रूप्स हमने भेज दिए हैं वहाँ पे। उसके अलावा हमारे जो जहाज़ हैं वो किंग अब्दुल अजीज़ बेस के ऊपर पहुँच चुके हैं। तो चाइना क्या कर रहा है? देखें, चाइना एक ऐसी दुनिया में जब अमेरिका मिलिट्री बेसिस के साथ 20वीं सेंचुरी की वो कहानी सुना रहा है, वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स, चाइना 152 कंट्रीज़ के अंदर BRI की मैपिंग कर रहा है। बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है वो अगर आप ऊपर चले जाएं वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर 33 कंट्रीज़ में से 22 कंट्री उसका पार्ट है। इवन ब्राज़ील, मेक्सिको ऑन बोर्ड है उस मामले के ऊपर, उनके साथ है। यूरोप के कई कंट्रीज़, मुझे लगता है अब उसके अंदर भी यूरोप दोबारा से आना चाहेगा। सारा साउथ एशिया अदर दैन इंडिया उसके अंदर है। और ये पूरे का पूरा सेंट्रल एशिया, यूरेशियन हार्टलैंड, वो मैकिंडर की थ्योरी जो थी वो मुझे लगता है मटेरियलाइज होने वाली है कि जिसके हाथ में ये आ गया, ये अनटैप्ड रिजर्व्स है, ये रिजर्वायर तो एक्सप्लॉइट ही नहीं उस तरीके से हुए। क्या ख्याल है? तो भाई वो ब्राउन इकॉनमी भी खड़ी कर रहे हैं और सी इकॉनमी के लिए उन्होंने गवादर पोर्ट अपने पास रखी हुई है। तो चाइना ने मुझे लगता है बड़ा स्मार्टली मनूवर किया और दुनिया को बताया कैपिटलिज्म का ये वर्जन जिसमें अमेरिका हाइपर मिलिटराइज्ड ग्लोबल सुपर पावर में बदल चुका है। और उसमें वो तो वो काम ही नहीं कर रहे, सोशल वेलफेयर पे पैसा नहीं खर्च कर रहे, एजुकेशन के ऊपर नहीं कर रहे, हेल्थ पे नहीं कर रहे। देखें ना, ये पैसा आसानी से इस्तेमाल किया, इट कुड हैव बीन इजीली स्पेंट ऑन अपना सोशल वेलफेयर है। और अमेरिका में सूरत हाल क्या है, मैं थोड़ा सा अगर आपको वहाँ पे बता पाऊँ कि अशियाए खुर्दून उसकी कीमतें जो ऊपर गई हैं वो तो अलग है कि वहाँ पे जो हामला खवातीन और बच्चों के लिए ग़िज़ाई इमदाद, उसमें कटौती की तजवीज़ें हैं। मतलब ये तो तुम नारा लगाते थे कॉम्युनिस्ट रजीम करते हैं, ग्लोबल साउथ करता है, तुम लोग तो बड़े चैंपियन थे, डेमोक्रेटिक अपने क्रीडेंशियल दुनिया को शोकेस कराते थे कि वेलफेयर स्टेट जो है वो हमसे बेहतर है ही नहीं। तो महाना जो $26 जो है वो तुम देते थे, अब वो कह रहे हैं $9 कर दे बच्चों को। इन्होंने बच्चे फ़लस्तीनियों क्या मारने, ये तो अपने बच्चों के पीछे पड़े हुए हैं। जो सूरत हाल अमेरिका के अंदर है, $997 बिलियन तुम्हारा एनुअल बजट है और $8 अरब बजट किनका था? ईरानियों का। उन्होंने चेक करें, मतलब कितना एसिमेट्रिक अपना वो कंपैरिजन हम कर ही नहीं सकते हैं। उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है $1,500 अरब, 1.5 ट्रिलियन बजट कर दो, 44% और बढ़ा दो। और इसके बेटे जो हैं उन मार्केट्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं जो प्रोडिक्शन मार्केट है, पैसा कमा रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे नहीं आएगा जब तुम्हारे बच्चे जो हैं इजराइल की ड्रोन कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अमेरिका के लिए हाई टाइम है इस सारी चीज़ को जूम आउट करके देखने के लिए कि डोनाल्ड ट्रंप उन्हें वो डिलीवर नहीं कर सकता जो वो सोच रहे थे इस इंसान से। और इसीलिए अमेरिका के अंदर मैंने कहा अपर हाउस और लोअर हाउस की मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। लोअर हाउस के अंदर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने 3 दिन पहले इसकी जो पावर है उसको लगाम देने के लिए करारदाद लेके आया, वार पावर्स एक्ट 1973 का। सिर्फ एक बंदे की वजह से ये बचा है,
214 एक साइड पे थे, 213 एक साइड पे थे। अब चेक करें, इसकी पावर्स पे चेक रखने के लिए इस हद तक वहाँ पे हाउस जो है डिवाइड हो चुका हुआ है, 50-50 पे पहुँचे हुए हैं। और अभी एक बंदे ने एब्सटेंशन इख्तियार की थी, तो मिड टर्म इलेक्शन कैसे सिक्योर करेगा? मैं हाउस ऑफ जो लोअर हाउस है इनका, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को रिपब्लिकन्स के हाथ से जाता हुआ देख रहा हूँ अब। अभी रिसेंटली ईरान ने जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन कर दी है, उनका अंटिल सीज फायर जो है। और उसके बाद फिर ट्रंप साहब ने दोबारा एक ट्वीट किया, पहले तो उसने कहा कि स्ट्रेट ऑफ ईरान कह दिया उसको ट्वीट में। और अभी जो है वो उसने कहा कि ब्लॉकेड है, जिस तरह आप बात करें अपनी गुफ्तगू में। थैंक क्या यू भी किया ये- रात को उसने, थैंक हाँ यू जी, भी कर हाँ दिया। जी। तो ये कोई फेस सेविंग के लिए जिस तरह प्रेशर तो बहुत है, और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि जिस तरह अब जो पार्लियामेंट है वहाँ पे कांग्रेस के अंदर जो एक प्रेशर डेवलप हो रहा है, इन फ्यूचर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ट्रंप जो है उसके अगेंस्ट कोई इम्पीचमेंट वगैरह का एक इकदाम जी हो सकता है? डेफिनेटली वहाँ पे आर्टिकल 25 को इन्वोक करने की वहाँ पे बातें हुई हैं। और मेरे ख्याल में ये जिस तरह स्प्लिट हम देख रहे हैं पब्लिक के अंदर और फिर कांग्रेस के अंदर, फिर फ्यूचर इलेक्शन के हवाले से, और ये जो मैंने आपको वाक़या बताया कि न्यू जर्सी के अंदर जिस तरह वो खातून एपैक के ख़िलाफ़ भी जीत गई, लैंडस्लाइड विक्ट्री, इसका मतलब है कि ये वो अमेरिका नहीं है जिसको शेप किया जाता था कि ये सारा इजरायली कैंप में है, बल्कि अब तो ये बातें भी हुई कि इसराइल की प्रॉक्सी बने बैठे हैं अमेरिकन है। तो मुझे लगता है वहाँ के ऊपर जो है जो लिबरल तबका है वो भी बाउंस बैक कर रहा है, बल्कि प्रोटेस्ट जो प्रोटेस्ट इतने करे। बड़े हुए 80 लाख लोग तो यूरोप सड़क पे और निकले थे, नो किंग्स यूएस का में, प्रोटेस्ट है, बिल्कुल बिल्कुल है। तो मुझे लगता है उसके साथ साथ जो राइट विंगर्स हैं वहाँ के ऊपर, इवन जो सुप्रेमसिस्ट हैं, वाइट सुप्रेमसिस्ट, वो भी बात कर रहे हैं कि ये टू मच कॉस्ट है जो हमें पे करनी पड़ रही है वहाँ के ऊपर इसराइल की हमायत के लिए। देखिए आपके अलायंसेस ख़त्म हो रहे हैं, आपके गोदाम डिप्लीट हो गए, आप खुद वॉर लड़ने की सलाहियत नहीं रखते। तो मैंने कहा ना, जिस तरह से ईरान ने इस जंग के अंदर 40 दिन तक ये बता के रखा है कि हमारी जवाबी वार करने की जो कैपेसिटी है वो इंटैक्ट है, और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का भी कुछ नहीं हुआ। हिजबुल्लाह अभी तक आपको हिट कर रही है, हौथीस जो हैं वो भी अपनी जगह के ऊपर खड़े हैं, मिज़ल फेंकते हैं। और फिर ईरान की ये धमकी कि हम अपना हुर्मुज़ बंद नहीं करेंगे, हम बाबुल मंदब भी बंद कर देंगे, जहाँ से दुनिया के 10% ग्लोबल ट्रेड होती है। जी और जी ट्रेड जी की बात कर रहा हूँ, ऑयल एंड गैस की सप्लाई की, वो तो हो ही रही है, रेड सी से है। तो अगर वो भी चोक कर देते हैं तो सऊदी अरब के पास तो अल्टरनेटिव रूट ही नहीं रहते हैं। फूड सिक्योरिटी बहुत फूड बड़ा मसला बन सिक्योरिटी, जाएगा। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर, ट्रेड, टूरिज्म और ट्रैवल है, हर चीज़ तो चोक होके बैठ गई है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि अमेरिका के अंदर, जैसा मैंने बात की कि एक रियलाइजेशन उस लेवल की आ गई हुई है, पब्लिक लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे, इवन रियासती ढांचे के अंदर भी ये अंडरस्टैंडिंग है कि ये टू मच हम कंज्यूम हो रहे हैं एक ऐसे कंट्री के लिए जिस कंट्री को हम अपना एसर तस्वुर कर रहे थे इस रीजन के अंदर है। इसीलिए देख लें कतर ने क्या कह दिया, कतर ने कह दिया अपनी मिलिट्री बेस अल हदीद बंद करें, हम आपकी बेस नहीं चाहते, कैटेगोरिकली उन्होंने कहा है। ओमान जो है वो न्यूट्रल है पूरे का पूरा, मतलब। और देखें ओमान उस मसवदे के ऊपर काम कर रहा है जिसमें अबनाए हुर्मस को रेगुलेट करना ईरानियों के साथ, जबकि ईरान ने उन पर अटैक किया। इसका मतलब है गल्फ स्टेट पोस्ट वॉर सिनेरियो के अंदर जो हैं वो अपनी तमाम पॉलिसी रीजन के हवाले से उस पर ना सिर्फ गौर कर रही हैं बल्कि शिफ्ट कर रही हैं। देखें उन्हें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, अमेरिकन सोल गारंटर नहीं है। इसी तरीके से सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने भी कहा है कि हम डाइवर्सिफाई करेंगे, अगर ना करना होता तो पाकिस्तानी ट्रूप्स क्यों जाते, हमारे जहाज़ वहाँ पे क्यों जाते। और मुझे लगता है यहाँ पे ही माइलेज गेन कर सकते हैं चाइनीज़ भी है। देखिए वेस्ट एशिया के अंदर चाइना सबसे बड़ा एनर्जी का जो कंज्यूमर है वो तो चाइनीज़ है। और क्या चाहते हैं चाइनीज़ चाहते हैं डेवलपमेंट, और उसके थ्रू पीस चाहते हैं। ऐसा ही है ना इकनॉमिक डेवलपमेंट, क्या चाहते हैं MBS क्या चाहता है, 2030 का विजन उसका क्या था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो भी तो डाइवर्सिफाई करना चाह रहे थे। तो कन्वर्जेंस तो उनकी होगी, वो तो लड़ना नहीं चाहते। इवन UAE नहीं था लड़ना चाहता, 2030 का उसका भी विजन MBZ का यही है, शेख तमीम का 2030 का विजन है। लेकिन जिस जगह पे उन्हें टेंट पहुंचा है, ये इसकी टेंजिबल कॉस्ट हमने डिस्कस कर ली हुई है, लेकिन इनटेंजिबल कॉस्ट तो कॉन्सिक्वेंशल है, जनरेशनल है, ये तो लॉन्ग लास्टिंग है, डेकेड्स तक जाएगी है। और उसमें नो डाउट हमें भी नुकसान पहुंचेगा, हमारी तो रॉ लेबर है। हमारा तो हर 3 अपना लाख बंदा 3 से 4 लाख दुबई ड्रीम लेके जाता था, तो वो दुबई ड्रीम तो गया, और उसमें जो क्वार्टरली हमें पैसे आ रहे थे हमारे सिस्टम में इंजेक्ट होके वो भी ख़त्म हो गया। और याद रखें इतनी ज़्यादा लेबर कंज्यूम नहीं कर सकता यूरोप पाकिस्तान की है। और फिर ये रॉ लेबर, जैसे मैंने कहा, ये तो स्किल बेस्ड उस तरह से नहीं है, ये तो वेल्डर हैं, प्लम्बर हैं हमारे, और ये बिजली का काम करने वाले इलेक्ट्रिशियन हैं हमारे। तो अगर वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होगी, कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, तो हमें ऑफ कोर्स हाउस होल्ड हमारा हम अफोर्ड नहीं कर सकते ये लोग वापस आए हैं। तो इसमें कोई शक नहीं, पूरी दुनिया अब इस जो अभी हालात अगर फैंसिस मेंड भी हो जाएंगी तो इसकी जो रेपरकशंस है वो दुनिया ने बर्दाश्त करनी है, अब्जॉर्ब करनी है। हम देखते हैं इसमें कि जो मुज़ाकरात पाकिस्तान में हुए हैं उसमें JD वैंस साहब आए थे, और JD वैंस साहब के बारे में जैसे है कि वो वेरी यंग हैं, अभी 41 ईयर एज है उनकी, और
जी, और वो जो हैं अपना नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी हैं। तो जैसे यहाँ कहा जा रहा था कि जब वो आए थे कि वो ये डायलॉग को जो है जो ख़राब होता वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो लेकिन वहाँ पे ये भी बात आ रही है, एक दो तजिया निगार ये कह रहे हैं कि ट्रंप भी उसको कामयाब होता नहीं दे सकते। इतनी बड़ी डील के अंदर ट्रंप साहब ये सोच रहे थे कि ये मैं खुद साइन करूँ बजाय कि जेडी के ये फेवर में जाए। तो क्या आप जेडी इस पूरे सिनेरियो में जेडी और ट्रंप का आपस में भी कुछ देख रहे हैं? ये डेफिनेट ट्रम्प तो जेडी वैंस का भी सगा नहीं है। बल्कि उसने कहा ना कि अगर वो बल्कि उसने कामयाब कहा होंगे अगर तो उसने कहा कि अगर नाकाम हुए तो इस पे डालूंगा, जीत लूजर गया है तो जेडी अपने खुद इंसान। दूंगा। ये उसने बकायदा ईस्टर के लंच के ऊपर व्हाइट हाउस में कहा। तो याद रखें ये उसकी पॉलिसी है। लोग तो बड़ा हंसे उस चीज़ के ऊपर है। वो इसीलिए देख लें उसने 12 से 13 दफ़ा फ़ोन पे रब्ता भी रखा इस 21 घंटे के दौरान। 12,000 किलोमीटर का करके उसने जेडी वैंस को भेजा ताकि एक संजीदगी का एलिमेंट रहे मुज़ाकरात में कि भाई जेडी वैंस लेवल का मैं बंदा भेज रहा हूँ। लेकिन बार बार उसे फ़ोन करके कहा, जब भी डील जो है इंक होने जाती थी उसे कहता था नहीं, वो मुतालबा करते थे जो इरानियन ने नहीं मानना। वो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन की वजह से आखिरी मोमेंट के ऊपर मामलात रह गया। तो जेडी वैंस बेचारा खुद जो है वो कह लें इसके अंदर कोलेट्रल डैमेज के अंदर वो मारा गया। बल्कि नेतन्याहू की भी कॉल्स आती रही हैं, कहते हैं नेतन्याहू की, चलो नेतन्याहू को तो हम मान लेते हैं कि नेतन्याहू के 2 पॉल्स वहाँ पे थे, जैरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ भी थे। लेकिन जेडी वैंस भी जो है वो उसकी वल्नरेबिलिटी भी सामने आ गई है। जिस तरीके से इस्लामाबाद के अंदर जो है सिक्योरिटी मैयर लिए जा रहे हैं वो ऑफ कोर्स जेडी वैंस के लिए तो नहीं होगी। आपने बस स्टैंड बंद कर दिए, ट्रांसपोर्ट बंद कर दी, मतलब हैवी ट्रैफिक जो वहाँ पे उस तरीके से नहीं जा सकती है। तो हाईली लाइकली है कि अगले 48 से 72 घंटे के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट होगी है, और वो उसी सूरत के अंदर होगी कि अगर अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे हैं, और वो इस बात का अंदिया दे चुके हुए हैं। देखें 2015 जब JCPOA हुआ था, उसी तरीके का कोई जॉइंट कम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन की कोई सूरत निकल सकती है। मुझे लगता है उस लेवल का कोई मुआहदा होगा, और हाईली लाइकली है कि उसमें मसूद पज़ेश्कियान भी आएँ। अदरवाइज़ इस लेवल का जिस तरह से पाकिस्तान देख लें कि हमने डिप्लोमेटिक ओवर ड्राइव शुरू की हुई है कि हम अक्रॉस दी गल्फ़ भी जा रहे हैं, और फिर हमारे आर्मी चीफ़ जिस तरीके से जाके ना सिर्फ वहाँ पे सियासी क़यादत से मिले बल्कि अस्करी क़यादत से भी उन्होंने मुलाकातें की। यहाँ मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बता दूँ, आर्मी चीफ़ जो हैं जब वो DG MI थे और DG ISI थे, तो उनके जो डीलिंग थी वो ईरान के IRGC के साथ थी, पासदारान इनकलाब के साथ। तो वो काफ़ी हद तक उनको समझते हैं, उनका रिलेशनशिप जो है वो बड़ा डेवलप हुआ उस ज़माने में। फिर ये जो सऊदी अरेबिया के अंदर डिफेंस अटाशी भी रहे, तो वो इस रीजन वेस्ट एशिया को अच्छी तरह समझते हैं, उनकी पेनिट्रेशन है, और उनका जैसा कहते हैं ना कि एक अपना कंफर्ट जोन है वहाँ के ऊपर है। और जिस तरीके से उन्हें वहाँ पे रिसेप्शन दी गई है, मेरे ख्याल में अनप्रेसिडेंटेड है कि आप खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर में चले जाएं IRGC के, आप वहाँ पे जितनी भी टॉप टीयर हैं सिवाय आयतुल्ला मुज्तबा जिनके बारे में आ रहा है ज़ख्मी हैं, तकरीबन तमाम बाकर कालीबाफ से भी मिले, प्रेसिडेंट से मिले, अब्बास अराक्ची से मिले वो, और उसके अलावा IRGC की लीडरशिप से। तो मुझे लगता है उस मुसवदे के हवाले से जो है वो जो प्रिलिमिनरी काम है वो सारे का सारा हो चुका हुआ है। अब उसे सिर्फ डॉट्स के ऊपर साइन करने वाली सूरत हाल है, और इसमें कोई शक नहीं, मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी को अपने तमाम जो सियासी इख्तलाफ हैं उसको बलाए ताक रख के थोड़ा सा ऊपर उठ के देखना चाहिए। ये चीज़ पाकिस्तान की विक्ट्री है कि हम इंटरनेशनल हेडलाइंस के अंदर जो है डिस्कस किया जा रहा है, हमारा डिप्लोमेटिक क्लाउट इतना बढ़ गया हुआ है, और रीब्रांडिंग हो रही है पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक इमेज की है। अब इस सारे मामले को हमने, और याद रखें एक वक्त में जब हमारे आर्मी चीफ वहाँ पे गए हुए हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं इस्तांबुल में हैं वो कायल कर रहे हैं, उसी वक्त हमारे जो वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब हैं वो 13 से 18 अप्रैल तक वाशिंगटन के अंदर हैं। अच्छा याद रखें ये रूटीन का दौरा नहीं है, इसके अंदर उन्होंने तमाम बड़े जो आलमी मालियाती इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB बैंक जो कि चाइनीज़ है, उनकी लीडरशिप के साथ भी हम वहाँ के ऊपर इंगेज कर रहे हैं। उसके अलावा सरमायाकारी लाने और माशी इस्तेहकाम जो है उसको यकीनी बनाने के लिए उस गोल्डमैन सैक्स जो इतना बड़ा इन्वेस्टर बैंक है पूरी दुनिया का, उसके साथ इंगेज करें, JP मॉर्गन के साथ हमारे वहाँ पे रब्ते हुए हैं, और उसके अलावा सऊदी अरेबिया ने $3 बिलियन हमारे डिपॉजिट में डाल दिए। देखें ये बातें, इसमें कोई शक नहीं है। अब लोग कहते हैं MOU से आगे की तरफ जाना चाहिए, बड़े हमने MOU, अब चीज़ों का मटेरियलाइज होना ज़रूरी है, क्योंकि ये ठीक है हमने वो पिक्चर जो क्या कहते हैं ऑप्टिक्स भी बहुत ज़्यादा कर ली, ठीक है, लेकिन अब पैसा आना चाहिए, ठीक है, इन ताल्लुकात का फ़ायदा होना चाहिए। $3 बिलियन अगर डिपॉजिट में आ रहे हैं तो सरमायाकारी भी तो आनी चाहिए ना, ये तो वो हैं जो उन्होंने वापस ले जाने हैं। और उसके अलावा देखें हम नो डाउट वो कोशिश कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ओपन है फॉर बिज़नेस करने के लिए। मैं यहाँ पे एक चीज़ मैं पढ़ा था, मेरे ख्याल में वो व्यूअर्स से शेयर करना बड़ा ज़रूरी है, कि आलमी बैंक ने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को मौका दिया कि आप प्रेजेंटेशन दें कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो किस हद तक
इफ़ेक्टिव रहा और उसके अंदर पाकिस्तान की तारीफ़ की गई है और वेस्ट एशिया की कंट्रीज़ बैठे हुए थे और अफ्रीका के, और इन्होंने बताया कि डिजिटल अदायगियाँ किस तरह से है, तो वो अपना वी गॉट अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉस इस हवाले से। तो ये पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है कि जो इस्लाहाती एजेंडा है उसको दुनिया के अंदर तस्लीम किया जा रहा है। बाकी नो डाउट सीइंग इज़ बिलीविंग, हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को जॉब चाहिए, 60% यूथ है, कैपेसिटी है हमारे पास है, पढ़े लिखे लोग हैं हमारे पास है। तो उस हवाले से इन तमाम कंट्रीज़ के जितने भी पाकिस्तान की इंगेजमेंट है, अब पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक जो क्लाउट है उसे इकनॉमिक डिविडेंड्स के अंदर हमें तब्दील करने की कोशिश Materialize करनी करने की चाहिए, कोशिश मटीरियलाइज़ करने की। और मैं एक लास्ट बात कि अगर ईरान से एक पाबंदियाँ उठती हैं, इकनॉमिक सैंक्शंस है, तो हम बेनिफिशरी हैं। टैपी, बिल्कुल IPI, IPI जो हमारा तो पैरेलल एनर्जी के पाथवेज जो हैं वो हम ले सकते हैं सेंट्रल एशिया से। क्या ख्याल है? Exactly. तो मुझे लगता है पाकिस्तान जो है ईदर वे अपना इन बिजनेस, अगर ये मामलात जो है जिस तरीके से जा रहे हैं दुरुस्त समत के अंदर, मस्बत पेशरफ्त होने के बड़े इम्कानात हैं। बामकसद बामानी नतीजा हेज़ मुज़ाकरात के है। और देखिए पाकिस्तान आज की दुनिया के अंदर समझता है कि किस तरह पोस्चरिंग करनी है। हमने अफ़गानिस्तान के तालिबान को बता दिया कि अगर आप लड़ना चाहते हैं वी आर वेरी मच रेडी, आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं, फेयर एनफ चाइना में उनके साथ मुज़ाकरात बैठ गया। तो अगर दुनिया के मामलात हम टेबल पे बैठ के कर सकते हैं तो आपके साथ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना रविश, अपना वतीरा और अपना तरीका जो है बदलना पड़ेगा। इस तरीका वारदात के साथ नहीं कर सकते कि आप बगल में छुरी मुंह में राम राम, उनका नैरेटिव अपनाएं और साथ में मुज़ाकरात भी करें और हमें ब्लीड भी करें। ये हम यहाँ पे होने नहीं देंगे। अच्छा सर, अभी जिस तरह 10 डेज़ के लिए सीज़ फायर हुई है लेबनान और इसराइल के दरमियान, और आप जिस तरह बता रहे हैं कि वो कोई लाइक लॉन्ग टर्म नज़र नहीं आ रहा, आप उसको किस तरह देखते हैं? और दूसरी बात ये है कि जो बात हो रही है कि बैटिंग इस वॉर में बहुत ज़्यादा हुई है, ये तो बहुत एक हैरानकुन बात ये बड़ी हुई है, जो इसमें कोई गार्डियन ने शक जिस तरह रिपोर्ट एक दी जी है। जी बिल्कुल। डेफिनेट, गार्डियन ने तो पूरे का पूरा जो है इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट इसके ऊपर जारी की है। अब आ जाते हैं कि इजराइल जो है वो स्पॉइलर है। मैंने आपको कहा ना कि इजराइल के अंदर भी इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब नेतन्याहू अगर इलेक्शन हारेगा तो कहाँ जाएगा? जेल में। करप्शन के केसेस तो पहले हैं, डोनाल्ड ट्रंप के कहने के बावजूद प्रेसिडेंट ने माफ़ नहीं किया, इसहाक नहीं उसको है। तो अब वो चाह रहा था कि कोई ना कोई टेक होम जो है वो लेके जाए, और वो ईरान से तो मिल नहीं रहा। तो अब अपने पड़ोस में जो दाहिया डॉक्ट्राइन के तहत डेसिमेट करके जो एग्रीजियस बार्बरिज्म क्या कहते हैं, रुथलेसनेस इसने वेज की हुई थी, उसके तहत वो चाह रहे थे कि हम अपने लोगों को कन्विंस कर पाएँ। याद रखें, और ये कितनी वैसे आयरॉनिक सिचुएशन है कि एक कंट्री की लीडरशिप ईरान जा रही है, उसमें इलेक्शन के अंदर है, और इलेक्शन के अंदर मौजू क्या है, प्रेफरेंसेस क्या हैं? लोगों को कत्लेआम करना। आपने कितना किसी मुल्क पे कब्ज़ा किया, कितना किसी का रियासती ढांचा तबाह किया। ये हैं वहाँ पे की टेक अवेज़ किसी इलेक्शन से मुतालिक, ये हैं आपके मैनिफेस्टोज़, ये अपना मंशूर हैं आपके है। तो वहाँ के ऊपर कमों पे सूरत हाल यही है। 93% इजराइली लेबनान से जंग के हामी हैं, और उन्होंने मायूसी का इजहार किया किस पे? जंगबंदी के अमल के जंगबंदी ऊपर पे, है। ठीक। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको पता होगा, अमेरिका वाशिंगटन में जो मुज़ाकरात करवाए हैं दोनों एम्बेसियों के लोगों को बिठा के, मार्को रूबियो में बीच में, दे वर नॉट ओके विद इट। ये मैं बात कर रहा हूँ इसकी नेतन्याहू की। नेतन्याहू चाहता था कि वो सीज़ फायर का ऐलान खुद करके फ़ायदा उठाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उसको ये मौका, उसने जेडी वैंस को नहीं छोड़ा तो तुम क्या चीज़ हो। तो उसने उस चीज़ का मौके का फ़ायदा उठाते हुए खुद ही कह दिया कि मैंने जो है मुज़ाकरात कर ली हैं, 10 दिन का सीज़ फायर है, उसे इसराइल होल्ड करेगा। ये ईरान की असल जीत है यहाँ के ऊपर है, ठीक है, कि मुज़ाकरात से पहले ये करें। तो उसमें यह है कि वो, जैसे मैंने आपको कहा, स्पॉइलर तो वो हैं। अब वो कर क्या रहे हैं? वो 6 माइल के अंदर से बाहर नहीं निकल रहे। तो हाईली लाइकली है वो उसी तरह का रवैया है जो कि यहाँ पे यूक्रेन के अंदर है कि ये 19% जो है ये हमारा हो गया, अब आगे की बात करो है। तो मेरे ख्याल में ये हालात जो है यहाँ के ऊपर जो है वो बड़ा एक तरह से डेलिकेट है, और मुझे लगता है सीज़ फायर होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि अभी खबरें आ रही हैं 24 घंटों के अंदर उन्होंने वहाँ के ऊपर जो इस्तेमाल किया वेपन है वो बड़ा ख़तरनाक है। देखिए वहाँ पे उन्होंने जो वेपन इस्तेमाल किया, रेयम नाम है उसका, और ये है वो जो खुदकार तोपखाना है जिसके अंदर उन्होंने कहा कम लोगों के साथ हम जो है ज़्यादा तबाही फैला सकते हैं। तो ये सारी इंटरनेशनल रिपोर्टिंग हो रही है, लेकिन मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसको थोड़ा सा ना ऑब्लिवियस है इस चीज़ की तरफ से। वो दुनिया में इंप्रेशन देना चाहते हैं कि हमने कर लिया है, क्योंकि इजरायली डोनाल्ड ट्रंप के अब क्या नहीं स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में नहीं है, क्योंकि उनकी टेप्स नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के पास, डोनाल्ड ट्रंप की टेप्स है वहाँ के ऊपर है। लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है कि जो प्रेशर एग्जर्ट किया नेतन्याहू के ऊपर, देखें सेंट कॉम की इंटेलिजेंस शेयरिंग के बगैर इजरायली जंग को तूल नहीं दे सकते। अमेरिका अगर गोदाम में असले की सप्लाई रोक दे या बंद कर दे, उनके पास तो वैसे भी इंटरसेप्टर ख़त्म हुए पड़े हैं, तो ये जंग अकेले लड़ लेंगे ईरान के साथ है।
हिजबुल्लाह के साथ तो पहले भी लड़ रहे थे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मुझे लगता है अमेरिकन ने बैक चैनल एक सिग्नल भेजा है कि हमने अपने आप को यहाँ के ऊपर सर्वाइव हम चाहते हैं हम करें और हम निकलना चाह रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा लड़ने का शौक है तो आप लड़ के देख लें, लेकिन हम आपको उस तरह से बैक नहीं करेंगे। और ये 22,000 किलोमीटर का कंट्री नहीं लड़ सकता उस वॉर को जिसमें उन्होंने धमाके देख लिए हैं। कल ही मैं हियाटस पे पढ़ा था कि उन्होंने कहा कि कई सैकड़ों घर जो है ना वो क्या कहते हैं क्रम्बल कर चुके हैं, गिर चुके हैं। ख़बर कहती है कि उसमें ईरान के हमले शामिल नहीं हैं, वो चेक नहीं किया गया, इनका स्ट्रक्चर ऐसा था। जबकि डेफिनेटली देखिए वहाँ पे सीसीटीवी आपने तोड़ दी हैं, 7,542 बंदे अस्पताल के बेड के अंदर आपके पड़े हुए हैं। आपने तो दुनिया को और चूरन बेचा था, आयरन डोम ना हो गया कि क्या आपने कोई डिवाइन चीज़ हासिल कर लिया कि पेनिट्रेट नहीं कर सकते। वो तो मारते रहे डमोना शहर को, वो तो हाइफा को उन्होंने उड़ा के रख दिया। मगरबी किनारे के अंदर आपके जो शहर हैं उसके अंदर से आपके आबाद कर इलीगल वो भाग के वहाँ पे जाना शुरू हो गए। तो मेरे ख्याल में वो भी जो इम्प्रेगनेबल इम्पेनिट्रेबल वो मिथ तो टूट गई है इस जंग के अंदर। अब मिथ तो पीछे रह ही नहीं गई उस तरीके से। अब बात दूसरी कर रहे थे मार्केट की, प्रेडिक्शन मार्केट की। अब सर अमेरिका के अंदर कांग्रेस में बिल आया 3 हफ्ते पहले जिसमें उन्होंने कहा वॉर असैसिनेशन, ठीक है, इसके ऊपर बैन कर कम से कम लगाया जाए कि ये, बल्कि उस बंदे पे जुआ लग गया कि वो जो पायलट गिरा था ना कि पायलट किसके हाथ लगेगा, ईरानियों के कि अमेरिकन पे, उस पे पैसा सीज़ फायर पे $28 करोड़ का जुआ लगा। सीज़ फायर होल्ड करेगा कि नहीं, $28 करोड़ का। और अब हैरान हो कि 2 बड़ी मार्केट है अमेरिका की, एक है सबसे बड़ी वो पोली मार्केट है और उसके बाद दूसरी है कालशी मार्केट। दोनों के सीनियर एडवाइज़र डोनाल्ड ट्रंप के दोनों बैठे हैं, एक एरिक प्रिंस है और एक डोनाल्ड ट्रंप जूनियर है। और इन पे इल्ज़ाम क्या है जो कि लगाते हैं वहाँ के ऊपर अमेरिका के कांग्रेसमैन है 2 है वो लगाते हैं जिन्होंने जो वो बिल लेके है क्रिस मर्फी, वो कहते हैं कि ये सिचुएशन रूम से खबर लीक करते थे ठीक मार्केट में इंफॉर्मेशन, और उसकी बेस के ऊपर जो है जुआ खेला जाता था। सही। और चेक करें वहाँ पे हो क्या रहा है, सिर्फ ईरान वॉर से मुतालिक जुआ नहीं खेला जा रहा, वहाँ पे ये जुआ लगा हुआ है हज़रत ईसा जो हैं उनका ज़हूर कब होगा, सेकंड कमिंग जीसस क्राइस्ट की, उस पे जुआ लगा हुआ है $20 करोड़ का। एक तो वो ट्रम्प ने खुद भी ट्वीट कर दिया ना कंट्रोवर्शियल, वो तो फिर डिलीट कर दिया उसने जो उसकी सूरत हाल है। डोनाल्ड ट्रंप तो मैंने कहा ना वो लाफिंग स्टॉक है। आपको पता होगा ईरानी एम्बेसीज जो हैं अक्रॉस द ग्लोब उन्होंने बड़ा अपना उन्होंने कहा भाई डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करो हम बोर हो रहे हैं। ये जो शायद जिम्बाब्वे में उनकी एम्बेसी थी। अच्छा आप चेक करें कि वहाँ के ऊपर क्या हो रहा है कि कालशी मार्केट जो है वो प्रेडिक्शन मार्केट में इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर, ये अमेरिका का बड़ा थिंक टैंक है जो क्या करता है यूक्रेन वॉर से मुतलिक डेली नक्शा जारी करता है कि जो रशियन है वो वॉर के अंदर कहाँ तक पेशकदमी करके जा चुके हैं। अब एक वहाँ पे शहर है, थोड़ा आपको पता है उसका नाम मुश्किल सा होता है, प्रोनाउंसिएशन का मुझे प्रॉब्लम ही होगा, लेकिन चले मैं कोशिश करता हूँ। कोस्टाइनिक्वा, उस शहर के अंदर उन्होंने कहा 5 महीने से यूक्रेनी फ़ौज मुज़ाहमत कर रही है, लेकिन वहाँ पे सूरत हाल जो है ना वो ख़राब होती जा रही है। अब जुआ क्या लगा हुआ है कि अगर रूस इस शहर के रेलवे स्टेशन पे कब्ज़ा करता है और नक्शे के अंदर वो रेलवे स्टेशन आ जाता है, इसका मतलब है शहर फतह हो चुका। इस बात पे करोड़ों डॉलर का जुआ लगा हुआ है। और चेक करें गार्डियन की रिपोर्ट कहती है कि उस इंस्टीट्यूट के जो रिसर्चर हैं IR के लड़के, उनको थ्रेट किया गया है कि मैपिंग के अंदर तब्दीली लेके आओ और उसकी रिश्वत ले लो, परसेंटेज तुम्हें देंगे। ये अमेरिकन थिंक टैंक्स में हो रहा है, पैसा इन्वॉल्व है। फिर वो बताते हैं कि जो अखबार है अपना इजरायली अखबार है यरूशलेम पोस्ट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उसके जर्नलिस्ट को धमकी दी गई कि तुमने जो खबर डाली है कि ईरान का मिज़ल आके हिट हुआ है जिसे इंटरसेप्ट तो अपना कर लिया गया, रोक लिया गया, इसको चेंज करो हेडलाइन को, क्योंकि हमने आज की डेट पे जुआ लगाया हुआ कि आज ईरानी मिज़ल नहीं गिरेंगे इस शहर पे। ये हो रहा है, थ्रेट किया जा रहा है इजरायली सहाफ़ियों को। चेक करें यहाँ पर। और फिर उन्होंने कहा कि पूरे का पूरा रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका ने इस वॉर को इन दोनों मार्केट्स ने डिजिटल कसिनों में बदल के रख दिया। इंसानों के मरने के ऊपर जुआ लगा रहे हैं। मतलब पहले तुम्हारी जो वॉर मशीन है वो इंसानी खून चूसती है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स, अब तुम्हारी जुए की मार्केट भी जो है वो भी लोगों के कत्ल गारत के ऊपर जो है मुनाफा कमा रही हैं अपना। और देखें जंग, और ये सिर्फ ये चीज़ नहीं है, मैं थोड़ा सा आगे आपको बताऊँगा। उसके अंदर उन्होंने एक बंदा उसके बारे में बात की जो बर्कले यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, इकोनॉमिस्ट है, उसने अपना एक बनाया हुआ है बाकायदा तौर पे ग्रुप है। उसके अंदर उसने गार्डियन को समझाया कि हम क्या करते हैं, उसने एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है वो आर्बिट्रेज के नाम से, थोड़ा सा मुझे अब वो भूल गया कि वो किस तरह से, लेकिन वो क्या है उसके अंदर उन्होंने कहा कालशी मार्केट में अगर 33% का जुआ है ना यस का, और नो का हम लगा देते हैं 44% के ऊपर दूसरी में, तो $1 दोनों तरफ से आना है। तो अगर एक तरफ से भी डॉलर आ गया तो उनके कंपैरिजन करके
सेंट हमारे ज़ाया हो गए, ठीक है, 19% का मार्जिन तो आया ना। इस तरह करके उन्होंने कहा कि इतने बड़े स्टेक होल्डर इसके अंदर आगे हुए हैं कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज चलाने वाली कंपनी ने $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का फैसला किया। ये न्यूयॉर्क चलाने वाली स्टॉक मार्केट की कंपनी कह रही है कि हम कालशी मार्केट और पोली में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और डोनाल्ड ट्रंप के बेटे बेनिफिशियरी हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बेटों ने उस ग्रुप को सपोर्ट किया जब डोनाल्ड ट्रंप 5 दिन का ले रहा था ना, आपको पता होगा टैक्टिकल पास कि 5 दिन की जंग बंदी, ठीक 16 मिनट पहले एक ग्रुप ने अमेरिका के नेस्डैक के अंदर $192 मिलियन का पेट्रोल बेच दिया, क्योंकि उन्हें पता था पेट्रोल नीचे आएगा, और बेच के $1.5 अरब के फ्यूचर बॉन्ड्स खरीद लिए। इस तक को रिपोर्ट किया गया कांग्रेस के अंदर है कि ये कौन सा ग्रुप इन्वॉल्व है जिसे पता है कि सीज फायर के लिए ट्रंप 16 मिनट बाद ट्वीट करेगा। आप ये चेक करें, मतलब आप पढ़ते हैं आपको यकीन नहीं आता अमेरिका इस तरह चल रहा है। ये है अमेरिका। मतलब हम आईआर के थीरीज पढ़ पढ़ के आपको पता है क्या ऑफेंसिव रियलिज्म, डिफेंसिव रियलिज्म, कि भाई कोई चीज़ का सर पैर है, इस तरह अमेरिका चल रहा है। ये सूरत हाल है वहाँ पे। बल्कि मुझे लगता है दिस रिपोर्ट डिजर्व्स टू बी रेड, कि हर किसी को पढ़नी चाहिए। गार्डियन के ऊपर जाके चेक करें प्रेडिक्शन मार्केट ने वॉर को शेप कैसे किया। बल्कि प्रेडिक्शन मार्केट ने कहा CNN BBC से ना पूछें क्या होना, हमसे पूछें, हम आपको बताएंगे, क्योंकि अंदर लेवल के लोग इन्वॉल्व हैं इसके अंदर है। तो इससे पता चलता है डोनाल्ड ट्रंप सब आ गए और साथ में ये सारा मामलात भी अपने साथ लेके आ गए। अमेरिका को एक क्लाउन चला रहा है। लेकिन फिर भी मैं एक लाइन में मेरे ख्याल में इसका वो किया जा सकता है तबसरा, ईरान वॉर में जहाँ जहाँ फ़िरौन पैदा किया गया उसका एक मूसा भी पैदा किया गया, साथ ही है। तो इन फ़िरौनों ने अपने मूसा से मुलाकात कर ली। वो हम अपना इंग्लैंड के अंदर वो इस्तेमाल होता है बड़ा एक्सप्रेशन कि सम डे यू विल मीट योर वाटरलू। वाटरलू की जंग हारा था नेपोलियन है, तो इनका वाटरलू भी आ गया इसी वॉर के अंदर है। थिंग्स विल नेवर बी द सेम अगेन। ये सर जैसे आपने देखा, हमें कैपिटलिज्म का आपने अभी चेहरा दिखाया हमें कि पैसा कैसे इन्वॉल्व है हर जगह। तो सर उसी से हम जुड़ा हुआ देखते हैं कि कुछ तज्ज़ियाकार हैं जो हमारे पाकिस्तानी हैं, शायद गुमराह हो गए हैं या क्या है, वो भी अपने इसी पैसे के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस सारे जो डायलॉग्स हो रहे थे उसमें उनकी पूरी कोशिश ये थी कि वो लाइन टो करें जो कि बिल्कुल नेगेटिव थी, बिल्कुल झूठ पे मबनी थी, या वो जो थी वो इंडिया स्पॉन्सर्ड थी। अगर आप इंडियन ट्वीट्स को देखें, उनके ऑफिशियल ट्वीट्स को देखें, और हमारे जो ये कुछ चंद जो यूट्यूबर्स थे जो बाहर बैठे हुए हैं, उनके तकरीबन एक ही लाइन को टो कर रहे थे। तो इसमें भी आप वही देखेंगे वो पैसा ही इन्वॉल्व है कि या पैसा के अलावा बदनीति इन्वॉल्व है। मैं टू थिंक लेट मी बी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट है कि वो सारे वो लोग हैं जिनके अपने स्टेक्स हर्ट हुए में हैं, इस वजह से वो ये सारा कुछ करें। आप अपनी बोटी के लिए बकरा तो ज़बा ना करें ना, आप अपने मुल्क को तो इस तरीके से डैमेज ना करें। देखें, तज्जिया तो स्पिन भी कर सकते हैं, अब वो स्पिन डॉक्टर बने हुए हैं। इस सारी सिनेरियो के अंदर जो है शख्सियात को लेके ना पाएँ प्लीज़ है। ये पाकिस्तान का मूवमेंट है, ये हमारा मूवमेंट है। कभी आपने सुना है कि अपना 1970-72 के अंदर जब हेनरी किसिंजर, रिचर्ड निक्सन गया, तो हमेशा यही आता है ना आईआर की किताबों में कि पाकिस्तान के वर्किंग रिलेशनशिप थे चाइना के साथ। हमने वहाँ पे रिचर्ड निक्सन की मुलाकात करवाई चाइना के साथ। ठीक है, कोई एक पार्टी जो है अपने लीडर का नाम उसमें ले सकती है, लेकिन भाई क्रेडिट पूरे पाकिस्तान को जाता है। आप सिर्फ एक ख़ास बंदों को लेके इस तरीके से ना करें हैं। मेरे ख्याल में ये तो दुश्मन का जो नफेरियस डिज़ाइन है उसके अंदर वो आपको इस्तेमाल कर रहा है प्ले करने का, वही पड़ोसी मुल्क जो है बात कर रहा है। आपको पता है ईरान की वो डायस्पोरा कम्युनिटी जो वेस्ट में थी, जब वो खुश हो रही थी अटैक के पे, तो जब उन्हें ट्वीट दिखाया गया ना कि ट्रंप कह रहा है पूरी सिविलाइजेशन को तबाह कर देंगे, फिर वो लोग न्यूयॉर्क की सड़कों पे टाइम स्क्वायर के ऊपर आए। उन्हें पता चल गया ये ईरान की लीडरशिप से मुतालिक नहीं था, इट वाज ऑल अबाउट ईरान है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है जो बाहर बैठे हुए हैं उनकी इतनी बैंडविड्थ तो बड़ी होनी चाहिए। क्या ख्याल है? बिल्कुल सोचने पाकिस्तान समझने के की लिए सलाहियत बड़ी होनी चाहिए, और इतनी उनके अंदर ऑडोसिटी होनी चाहिए। दे हैव सच ए गॉल यार कि पूरी दुनिया तारीफ कर रही है और आप ये बात कर रहे हैं। हमारे अखबार तो नहीं तारीफ कर रहे ना, तो इतनी ऑडोसिटी उनके अंदर होनी चाहिए। लेट्स कॉल स्पेड ए स्पेड, जो गलत है गलत है, हम भी तो बात करते हैं, लेकिन जहाँ पे आपको दुनिया तारीफ़ कर रही है, आप पीस के प्रोटैगनिस्ट बने हुए हैं, वहाँ पे भी आप जो है वो उसी तरीके से नफ़रत पे मबनी जो बयानी है उसको पैडल करते चले जा रहे हैं। मुझे लगता है उसका कोई फ़ायदा नहीं, पूरी दुनिया ने देख लिया है, पूरा वेस्ट एशिया देख रहा है। और याद रखें, इंस्टीट्यूशन परमानेंट होते हैं, इंडिविजुअल्स परमानेंट नहीं होते। जना चले गए पाकिस्तान के बनने से, तो क्या हम, अल्लाह माफ़ करें, हमारे मुल्क को कुछ हो गया? इस तरह का माहौल ना पैदा करें जिसके अंदर आप इंस्टीट्यूशन जो हैं उसको अपना क्या कहते हैं डिमोनाइज करें, ठीक है। और नो डाउट ये हमारे मुल्क का वतीरा रहा है, 47 से लेके हमने इंडिविजुअल को ही तो लेके सर पे चढ़ाई रखा है। और इंडियन आज देख लें, इंडिविजुअल के पीछे लगा, बर्बाद करके रख दिया अपने सारे क्रेडेंशियल, उड़ गए सारे इंस्टीट्यूशंस है।
और एटलीस्ट वॉर के अंदर याद रखें, वॉर के अंदर या ऐसा मोमेंट जिसके अंदर कलेक्टिव डिविडेंड्स मिल सकते हों, आपको यकजा होना चाहिए। तो वही रवैया अपनाएं जो 10 मई के वक्त में था, जिसके अंदर तमाम मुल्क जो है एक पेज के ऊपर आ चुका हुआ था। ईरान को यार ईरान से सीख लें कि ईरान के 3,000 लोग 2 महीने पहले अपना मारे गए हैं। इतने बंदे तो नहीं मारे गए ना पाकिस्तान के अंदर, उसके बावजूद वो अपनी रियासत के साथ खड़े हैं। अब जाके वो दोबारा से वो जो भी उनके पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं सब कुछ है उसके ऊपर, बल्कि मैं तो उसको भी मैं कहता हूँ वो ऑर्गेनिक नहीं है। अमेरिका की इकोनॉमिक बिल्कुल। सैंक्शंस के नतीजे के अंदर है भाई। बिल्कुल ऐसे। आप उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड दें, फिर देखें इरानियन का इंटेलेक्ट क्या है। वो अभी उसके बावजूद इकोनॉमिक रेजिलियंस है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा चीज़ों को ना टनल विजन के साथ नहीं देखना चाहिए, ठीक है। हाँ, मायोपिक नहीं होना चाहिए, शॉर्ट साइटेड होना चाहिए, फार साइटेड अप्रोच के साथ एक ऐसा दुनिया जिसके अंदर पाकिस्तान के तमाम लोगों को डिविडेंड्स इसके मिलेंगे। आप उधर बैठ के तो अमेरिकन सेनेट के अंदर बातें कर रहे हैं, इस मुल्क पर पाबंदी लगा दो, ये कर दो, तो कौन हर्ट होगा? वो तो हर्ट नहीं होंगे जिनके आप खिलाफ हैं, हर्ट तो होंगे गरीब तबका होगा। क्या ख्याल है? वो आवाम हो रही है। तो मेरे ख्याल में इन लोगों को सोचना चाहिए कि क्या अपना एक मतलब मेरे लिए बड़ा अफसोसनाक होता है कि वो लोग जिनसे मेरी इंस्पिरेशन रही है, वो लोग जब इस तरह की बात करते हैं तो बड़ा अफसोस होता है कि अपने पर्सनल ग्रजेस की पहले आप सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं। वो ठीक था या ये ठीक है? क्या ठीक है भाई? मुतदल राय होनी चाहिए, ठीक है। जहाँ पे तारीफ़ है, तो ये इस मुल्क के अंदर ये भी बड़ा प्रॉब्लम है ना कि दोनों एक्सट्रीम पे रह के ही आप अपना क्या कहते हैं अपने आप को बता सकते हैं। भाई चीज़ें ग्रे एरिया के अंदर भी तो होती हैं। क्या ख्याल है? बिल्कुल होती हैं सर। एक गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो फेवर कर सकती है, दूसरी नहीं हो सकती है। स्पेक्ट्रम है। लेकिन यहाँ पे कहते हैं नहीं भाई इधर खड़े हो जाओ, इस तरफ खड़े हो जाओ। बिल्कुल। देखिए मैं खान साहब को हमने वोट दिया, मैं आज भी जो है उनका बड़ा एडमायरर हूँ कई चीज़ों के ऊपर है। सेहत सहूलत कार्ड उनका क्या शानदार आइडिया था, क्या ख्याल है? फिर जिस तरीके का उनका वेलफेयर स्टेट का एक कॉन्सेप्ट है जो ग्लोबल साउथ से एहसास प्रोग्राम, और जो वो बात करते हैं जिसके अंदर वो क्या बात करते हैं एपिस्टेमिक फ्रीडम की, एपिस्टेमिक सॉवरेनिटी की बात करते हैं। वो वेस्ट की नज़र से नहीं वेलफेयर स्टेट को दिखाते हैं, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन क्या हम गलती भुला दें उस्मान बुज़दार की? डिज़ास्टर 14 करोड़ के ऊपर एक ऐसे बंदे को बिठा देना जो दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रहा, बलूचिस्तान से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भागा, उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं। सर ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। तो ग्रे एरिया के अंदर एग्जिस्ट करती हैं चीज़ें, उसकी बात करनी चाहिए, कोई ब्लैक एंड वाइट नहीं होता। अगर आपने वही बातें करनी है तो फिर इंडिया पे चले जाते हैं। बरखा दत्त ये वो है जो भागती थी 2002 में गुजरात फसाद के अंदर, इसके पीछे पड़ गई थी बीजेपी है। लेकिन देखें किस तरीके से चैनल पे बैठ के इंडिया के ये शशि थरूर जो शायद हाथ मिलाना पसंद ना करता हो नेता इसको मोदी को, किस तरीके से वो सारे का लेके डेलीगेशन तो पूरी दुनिया में जा रहा था। प्लीज़ पाकिस्तानी बन के सोचें, यही तो आइडेंटिटी क्राइसिस है। इंडियन लव टू बी कॉल्ड इंडियनस, जैसे उन पे बात आई वो निकल जाते हैं उस चीज़ से। हम बाजी नहीं आते पंजाबी बट जट बनने से और इस तरह से। क्या ख्याल है प्रोविंशियलिज्म के अंदर है? थोड़ा सा ज़रा ना चीज़ों को जूम आउट करके देखें हैं। बिल्कुल, मतलब आपको पता है क्राइसिस में कौमें निखरती हैं, बिखरती नहीं है। बल्कि वो एक इंतजार में जिस तरह बैठे होते हैं ना कि अभी डायलॉग, अभी एग्रीमेंट, अभी सीज फायर ना काम हो रहा है, तो वो तो वन डे तो है ही नहीं प्रोसेस ना। भाई डिप्लोमेसी मैंने और आपने पढ़ा है, ये पूरे का पूरा इंक्रीमेंटल प्रोसेस है। ये तो प्रोसेस है, ये तो ओवरनाइट नहीं होता, ये तो वन फाइन मॉर्निंग की चीज़ ही नहीं है बिल्कुल है। तो चीज़ों को इतने सादा जो है इस मुल्क में इतनी खबर नहीं है उस्मान साहब जितना तजिया। इसमें तजियाकारी तो सारे हैं। जी क्या ख्याल? हर कोई तजियाकार बना बैठा है। और मैं भी टू बी ऑनेस्ट है, मैं भी नहीं चाहता कि मुझे आईआर एक्सपर्ट कहा जाए। मेरा एक तजिया जियो पॉलिटिक्स के ऊपर है। आप जियो पोलिटिकल एनालिसिस कह दें, आप लोग उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, हमारे व्यूज़ कमेंट में जो मर्जी बुरा अच्छा कहें, लेकिन क्या मुझे कहने का राइट नहीं होना चाहिए? मुझे मेरे कहने के राइट है, ठीक है। लेकिन कहने के राइट के अंदर आप उस बाउंड्री को पार ना कर जाएं जिसमें कंट्री की रेपुटेशन हर्ट हो रही है। आपकी बात को क्या इंडिया इस तरह दिखाता है जब आपको वो कोट करता है उन एलिमेंट्स को जो कि एंटी, देखिए एंटी पाकिस्तान बात नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल में, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और बाकी नो डाउट इसमें कोई शक नहीं, करंट गवर्नमेंट की बड़ी ऐसी पॉलिसी जिस पे तनकीद हो सकती है कि ठीक है डिप्लोमेटिक क्लाउट बड़ा आपने गेन कर लिया, लेकिन इसके डिविडेंड्स किधर हैं भाई? बिल्कुल एमओयू साइन कर करके हमारे पास बल्क में एमओयू है। एमओयू कहाँ पे? ऑयल रिफाइनरी लगानी थी उन्होंने, कहाँ पे है? वो पैसा जो आना था उसके बदले में वो कहाँ पे है? उसे मटेरियलाइज करें। फर्स्ट अपने हाउस को तो इन ऑर्डर करें और फिर टैक्स नेट को बढ़ाएं, बिल्कुल, टैक्स एवेजन से जान छुड़ाएं, पॉवर्टी जो है पॉवर्टी एलिवेशन करें भाई। और कोई पॉलिसी नजर आनी चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो रियासत का काम है और मीडिया का काम है कि उनको आईना दिखाना। और रियासत से मुराद गवर्नमेंट है कि गवर्नमेंट एम्बॉडीमेंट है ना रियासत की। गवर्नमेंट को भी चाहिए पेशेंस शो करे इस हवाले से है कि वो देखे 25 करोड़ का मुल्क है, इनकी नौकरियां वगैरह ये सारा कुछ करने की ज़रूरत है। देखिए फॉरेन पॉलिसी ठीक है हमने वो ले ली, लेकिन मुझे लगता है अब इंशाल्लाह जब ये मूवमेंट
हो जाएगा, आप कह लें हम अचीव कर चुके होंगे, उसके बाद हमें इसी चीज़ की रिफ्लेक्शन नज़र आनी चाहिए हमारे डे टू डे अफेयर्स के अंदर है। जी ठीक है, और उसके अंदर बड़ी गुंजाइश है। एक ऐसी कौम जो यंगेस्ट नेशन है, देखें बड़ा ट्रस्ट है मुझे इस कौम के ऊपर, इसके क्रेडेंशियल्स के ऊपर है, और हमारे नौजवान होपफुल सिनेरियो क्रिएट करते हैं। इन्हें मायूस ना होने दें, दे हैपन टू बी द एसेट ऑफ दिस कंट्री, इन्हें लाइबिलिटी ना बनाएं। नाजरीन, होपफुली पाकिस्तान जो डिप्लोमेटिक सक्सेस उसको मिली है उसको इंशाल्लाह डोमेस्टिक लेवल पर भी मटेरियलाइज़ करने की कोशिश करेगा। आपसे ये दरख्वास्त है कि जिस तरह एक इल्मी गुफ्तगू यहाँ पे हुई है, अगर आप मज़ीद इस तरह देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, हमें इसी तरह आप सपोर्ट करते रहिए, और आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।